नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। बिहार चुनाव में जिस तरीके से वोट चोरी का मुद्दा उठा और उसके बाद में जो रिजल्ट सामने आए उसने सभी को हैरान कर दिया। अब उसको लेकर के लगातार देश भर में सड़कों पर विपक्ष ने हंगामा मचाया हुआ है। पिछले कई दिनों से लगातार यूथ कांग्रेस द्वारा देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग के खिलाफ। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, केरल, तमिलनाडु, बंगाल, हर जगह से चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है और एक के बाद एक ऐसे वीडियोस निकलकर सामने आ रहे हैं जो चुनाव आयोग की साख पर सीधे सवाल उठाते हैं कि आखिरकार विपक्ष चुनाव आयोग से इतना गुस्सा क्यों है और चुनाव आयोग को क्या विपक्ष की बातों का तार्किक जवाब नहीं देना चाहिए। चुनाव आयोग के दफ्तर पर काले से क्या लिखा गया, आगे आपको वीडियो दिखाएंगे। और पहले बात करते हैं ममता बनर्जी की, क्या चिट्ठी लिखी है उन्होंने चुनाव आयोग को ज्ञानेश कुमार से तुरंत एसआईआर रोकने की बात करते हुए। क्या कहती है ममता बनर्जी और क्यों कहती है कि मैं चिट्ठी लिखने को मजबूर हूं, इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ चर्चा करेंगे कि जिस प्रकार से लगातार एसआईआर को लेकर के मौतें हो रही हैं और जबरदस्त तरीके से आक्रोश पूरे देश में फैला हुआ है, इस बीच प्रधानमंत्री मोदी जो है वो विदेश दौरे पर निकल चुके हैं। इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे कि जो चीजें चल रही हैं देश में उन सब से मुंह मोड़कर जो प्रधानमंत्री मोदी बार बार विदेश चले जाते हैं, इनका क्या मतलब है। तमाम चीजों को लेकर हम चर्चा करेंगे। उस चर्चा में हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर अखिल स्वामी सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर पश्चिम बंगाल हो, चाहे जयपुर हो, चाहे वो राजस्थान हो, हरियाणा हो और चाहे वो तमिलनाडु हो, तमाम जगह पर जो प्रदर्शन है वो देखने को मिल रहे हैं। जबरदस्त तरीके से जो बैरिकेड्स है वो तोड़ दिए जा रहे हैं। तमाम पुलिस अफसर भी लगे हुए हैं, फोर्स भी तैनात है। उसके बावजूद जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, कांग्रेस युति कार्यकर्ता है, वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और जबरदस्त तरीके से जो हंगामा मचा हुआ है और इस बीच 27 लाख लोगों ने हस्ताक्षर जो किया है, इन सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं वीडियो दिखाती हूँ। तो सर तमाम तस्वीरें हमने देखी और तमाम तरह की वीडियो भी देखे और जो ये वीडियो हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। ये जो है वो राजस्थान का वीडियो है और राजस्थान के जयपुर में चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए जबरदस्त तरीके से पुलिस जो भिड़ंत है वो सामने आई और उसके बाद जिस तरीके से बैरिकेड्स लगाए गए, पुलिस है, सुरक्षा बल है, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया कार्यकर्ताओं पर, लेकिन उसके बावजूद भी यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जबरदस्त तरीके से अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। और यहाँ पर हरियाणा की भी हमने तस्वीरें दिखाई जहां पर एक शख्स जो है लगातार प्रधानमंत्री मोदी की फोटो लिए हुए और वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगा रहा है। साथ ही साथ तमिलनाडु में भी मुख्यमंत्री एमके स्टालिन द्वारा कई तस्वीरें शेयर की गई और बताया जा रहा है कि एसआईआर को लेकर कितना बड़ा आंदोलन खड़ा करने की जोर आजमाइश देश के अलग अलग हिस्सों सहित तमिलनाडु में भी हो रही है। यानी कि जहां जहां विपक्षी पार्टियों की सरकारें हैं वहां तो ये आंदोलन हो ही रहा है, जहां जहां विपक्षी पार्टियों की सरकारें नहीं है वहां भी आंदोलन खड़ा हो रहा है। और जिस तरीके से चुनाव आयोग बीजेपी के लिए बैटिंग करता हुआ नजर आता है, उसको लेकर अब ये आंदोलन खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। और साथ ही साथ जो 27 लाख लोग हैं जिन्होंने हस्ताक्षर किया है उनका भी आप देख लीजिए कि ये तस्वीरें जो है वो सामने निकल कर आई हैं और पूरी गड्डी आप देखें कि जो कांग्रेस पार्टी है वो दिखा रही है और साफ तौर से ये समझ में आ रहा है कि अब एक बहुत बड़ा आंदोलन जो है वो खड़ा होने वाला है। और इसको लेकर के जो कांग्रेस है उसका क्या कहना है, उनका भी वीडियो एक बार दिखाते हैं। गद्दी छोड़ अभियान के तहत 5 करोड़ हस्ताक्षर कराने का लक्ष्य रखा गया था और हर राज्य को इसका लक्ष्य निर्धारित करके दिया गया था। पंजाब राज्य ने
लगभग 27 लाख फॉर्म भरे हैं और हर कॉन्स्टिट्यूंसी से इसको भर के लाया गया है। पूरी सूची हमारे पास है और इसमें हमारे पंजाब के प्रधान राजा वड़िंग जी और एलओपी बाजवा साहब और सभी वहाँ के जिला प्रधान और सभी हमारे विधायक और जितने भी प्रत्याशी सब लोग मिल के इसको काम किए हैं। सबको बधाई, शुभकामना। और आज एक समारोह पूर्व कार्यक्रम में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं ऑर्गेनाइजेशन, उसको हैंड ओवर किया गया है आदरणीय वेणुगोपाल जी को। और मैं स्वागत भी करता हूं कि राजस्थान के अध्यक्ष जी भी हैं, दूसरे हमारे महामंत्री असम के प्रभारी साहब भी हैं, हरियाणा के प्रधान जी भी हैं। सबका स्वागत करता हूं। आज पंजाब से इसकी शुरुआत हुई है और पूरे देश भर से, हर राज्य से यहाँ इस प्रकार से इकट्ठा करके फिर तय तिथि में इसे फिर राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा। तो सर, कांग्रेस पार्टी का कहना है कि ये सारे राज्यों की चिट्ठियां इकट्ठा करके राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि देश भर में हंगामा मचा हुआ है, देश के अलग अलग राज्यों में, चाहे वो बीजेपी शासित राज्य हो चाहे वो कांग्रेस शासित राज्य हो, ये जो वाटर कैनन का इस्तेमाल है, चाहे पुलिस बल का इस्तेमाल है, बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं, लाठी चार्ज किया जा रहा है, इन सारी चीजों के बावजूद जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, जो कांग्रेस की नेता है, वो डटे हुए हैं सड़कों पर। और अब जबरदस्त तरीके से आंदोलन खड़ा करने की जो चेतावनी है वो भी दी गई है और 1 तारीख से संसद का सत्र भी शुरू हो रहा है। और जाहिर तौर पर उसमें भी एसआईआर का जो मुद्दा है वो उठाया जाएगा, वोट चोरी का मुद्दा उठाया जाएगा। भले ही बहुत शॉर्ट टर्म का ये जो सेशन है वो रखा जाएगा, उसके बावजूद जिस तरीके से विपक्ष इस समय सड़कों पर है, क्या आपको लगता है कि इससे क्या कुछ फायदा होने की उम्मीद विपक्ष को नजर आ रही है? जय संविधान। देखिए निधि, पहली बात तो यह है कि मैं कांग्रेस के इस कार्यक्रम से इसलिए संतुष्ट नहीं हूं। मैं हरियाणा में बैठा हूं और आप हरियाणा में दस्तखत करा रहे हैं। भाई हरियाणा में क्या केवल कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से दस्तखत कराएंगे आप? हम जनता, जो साधारण जनता है, जिसे कांग्रेस बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम देश के लोकतंत्र संविधान को प्यार करते हैं और उसको बचाना चाहते हैं, हमारे दस्तखत की कोई कीमत नहीं है क्या? क्या कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता मेरे पास आया? हजारों लोग ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूं, उनके पास कोई किसी ने कांटेक्ट नहीं किया। तो आप जो ये 25-26 लाख वो आपने दस्तखत कराए हैं पंजाब में, ये केवल कांग्रेस वर्कर्स के कराए हैं। आपको केवल कांग्रेस वर्कर्स की सहानुभूति चाहिए, आपको देश की जनता की कीमत नहीं है, हम लोगों की कोई कीमत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, ये आंदोलन कांग्रेस का नहीं है, ये आंदोलन देश का आंदोलन है। क्योंकि मैं आज बहुत सारे मैंने व्यक्तित्वों को सुना, बहुत ज्यादा प्रबुद्ध लोगों को सुना, जो सोशल वर्कर्स हैं उनको सुना। देखिए, ये हमारे देश के अस्तित्व का सवाल है। ये भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का प्रश्न नहीं है। ये प्रश्न है कि भारतवर्ष की जो हमारी भूमि की अपनी एक विशेषता है, वो कायम रहेगी या नहीं रहेगी। ये स्वामी विवेकानंद का देश रहेगा, ये महात्मा बुद्ध का, ये गुरु नानक का और ये महात्मा गांधी का और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का देश रहेगा, या वीर सावरकर और गोडसे का देश बनेगा। आपने देखा कि मोदी जी ने कल एक भगवा गमछा लहराया, इंडिकेशन दिया कि इस देश को ये गोडसेवाद की तरफ ले जाना चाहते हैं। आप जरा चीज को समझने का प्रयास कीजिए। कल शाम को एक गोदी मीडिया में मैं था, केवल हिंदू मुसलमान, सारे गोदी मीडिया के अंदर केवल हिंदू मुसलमान। और आपको पता होगा, जब अंग्रेज हमारे देश के अंदर शासन कर रहे थे और उनको ये लग रहा था कि भारत जैसे देश में शासन करना उनके लिए संभव नहीं है बिना विभाजन कराए, तो उन्होंने मुसलमानों के लिए मुस्लिम लीग जिन्ना को पैदा किया और हिंदू महासभा को पैदा किया। हिंदू महासभा ने हिंदुओं को भड़काया और मुसलमानों ने, मुस्लिम लीग ने मुसलमानों को भड़काया। और दोनों के बीच के, और सावरकर ने पहली बार यह कहा कि वी नीड ए हिंदू राष्ट्र, और वही कारण था जो आज देश का विभाजन हुआ। दोष ये पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी को देते हैं, लेकिन दो देशों का निर्माण करता है वो सावरकर था। आज भी यही नीतियां चल रही हैं और ये मूर्ख नहीं समझ रहे। कल मैंने गुस्से में आके उस गोदी मीडिया में बोल दिया, तुम लोग बदतमीज हो। मैंने केवल बदतमीज शब्द का उपयोग किया। मेरा बस चलता तो मैं इनको देशद्रोही कहता।
जिस देश के अंदर हजारों साल से हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मिलजुल कर प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं, उसल में अगर आप चाहते हैं कि जो शवाकुल्ला खां की संतानें हैं, अब्दुल हमीद की संतानें हैं, ब्रिगेडियर उस्मान की संतानें हैं, उनको दोयम दर्जे का नागरिक बना के रखा जाए, मैं एक सनातनी हिंदू इसको पसंद नहीं करता। मेरे को ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी पसंद नहीं है। मुझे जो अभी प्रियंका शर्मा नामी डॉक्टर जो है, जो दिल्ली ब्लास्ट में जिससे इंट्रोगेशन चल रहा है, वो पसंद नहीं है। मैं पसंदगी या नापसंदगी मेरी धर्म के आधार पे नहीं होती। ये देश को तोड़ देंगे। तो इसलिए ये कांग्रेस का संघर्ष नहीं है, ये संघर्ष हमारे देश की अस्मिता का संघर्ष है। जो जो भारत माता से प्यार करता है, जो जो देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाना चाहता है, आपने देखा बहुत सारे यूट्यूब में वीडियो चल रहे हैं, क्या इसको जनता के सामने लाने से नहीं रोका गया निधि कि अमेरिका की और चाइना की एक जॉइंट कमीशन ने, जिसमें 12 इंडिपेंडेंट मेंबर्स हैं, ये रिपोर्ट में कहा है कि जो पठानकोट के ये पहलगांव के अंदर हुआ वो इंसर्जेंसी थी, टेररिस्ट अटैक नहीं था, इंसर्जेंसी थी। और दूसरा निष्कर्ष उन्होंने निकाला कि इस युद्ध में पाकिस्तान की जीत हुई। अब बताइए कितनी शर्म की बात है, पाकिस्तान जैसा पिद्दी देश जिसको कई बार हमने मात दी है, और यह भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, इंदिरा गांधी के जमाने में हमने चीन को भी शिकस्त दी है। वी डिफीटेड चीन, चीन का मुंह तोड़ जवाब दिया था, चीन को धक्का देके वापस किया था और मारा था, जम के मारा था। ये वो देश था। और आज के तारीख में चीन, अमेरिका, तुर्की, नॉर्थ कोरिया, पूरे विश्व के लोग हमारे सामने आके खड़े हो गए हैं। और डोनाल्ड ट्रंप 50 बार कह चुका है, और अब ये कमेटी की रिपोर्ट कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। देश की जनता को केवल हिंदू मुसलमान करके, क्योंकि वो जानते हैं। तो मैं तो ये मानता हूं कि ये जो ओवैसी साहब हैं, ये आज के जिन्ना हैं, और हमारे जो माननीय मोहन भागवत साहब हैं, वो आज के हिंदू महासभा और सावरकर हैं। और ये उसी प्रकार का षड्यंत्र कर रहे हैं जैसे मेरी भारत माता के साथ 70 साल पहले हुआ था, जब 2 नेशन थ्योरी की बात की गई थी, और केवल राजनीति करने के लिए हिंदू मुसलमान को बांटा गया था और देश पट गया था। और ओवैसी साहब केवल मुसलमानों को उत्तेजित करके, और ये लोग हिंदुओं को उत्तेजित करके देश को तोड़ रहे हैं। ये देशद्रोही लोग हैं। कोई भी आदमी जो हिंदू मुसलमान का नैरेटिव फैलाता है और देश को कमजोर करने का प्रयास करता है, तो ये लड़ाई जो है निधि, ये कांग्रेस की लड़ाई नहीं है। कांग्रेस को भी सब लेना चाहिए। ये कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, ये मेरी आपकी लड़ाई है। मेरे को कोई कांग्रेस से लेना देना नहीं, मुझे अपनी भारत माता से लेना देना, नंबर 1। नंबर 2, ममता बनर्जी ने भी 25-27 लाख दस्तखत करा लिए, सुरजेवाला साहब ने भी आंदोलन कर लिया, हुड्डा जी ने भी आंदोलन कर लिया, यात्रा निकाल दी, जयपुर में भी निकाल दी। लेकिन ये निर्णायक लड़ाई है, ये देश के अस्तित्व की लड़ाई है। जिस प्रकार से पहले कह रहे हैं 3.42, 8.42, 7.42 करोड़ वोटर्स हैं, फिर कह रहे हैं 7.45 करोड़ वोटर्स हैं। 3 लाख वोट एक्स्ट्रा एसआईआर होने के बाद बढ़ गए। अरे ममता दीदी, इलेक्शन हार जाओगी, मुगालते में मत रहो। हाँ, ये बात जरूर है कि उन्होंने बीएलओस के सामने अपने 2-2 कार्यकर्ता लगा रखे हैं, और कार्यकर्ता सेंटर में बैठ के फॉर्म भरवा रहे हैं। इससे कुछ नहीं होने वाला है, केवल फॉर्म से काम नहीं बनेगा। अभी तक बिहार के कम से कम 15 लाख वोटर्स ने बिहार से नाम कटवा के बंगाल में जुड़वा दिया होगा। आप डिलीशन रोक सकते हैं, आप एडिशन को कैसे रोकेंगे? और बाद में चुनाव आयोग क्या करेगा, जिस दिन फाइनल लिस्ट आएगी उसमें 20 लाख एडिशनल वोटर्स आ जाएंगे एसआईआर के बाद, और वो 20 लाख वोट कहां डालेंगे? भाई ये मानी बात है, 100 सीटें ऐसी हैं बंगाल में जिसको टीएमसी को हराया नहीं जा सकता, उसमें छेड़खानी नहीं करेंगे। 40 सीटें ऐसी हैं जब भारतीय जनता पार्टी को नहीं हराए, उसमें नहीं करेंगे। बाकी जो सीटें हैं उसमें 15-15, 20-20 हजार नए वोटर्स राकेश सिन्हा जाके वोट देंगे।
गुजरात के पन्ना प्रमुख जाके वोट देंगे। और अब तो नया नियम भी चुनाव आयोग ने बना दिया, वहीं का बीएलओ, जरूरी नहीं कि वहीं का बोली बीएलओ हो, दूसरी जगह का बीएलओ भी जा सकता है, यूपी का भी जा सकता है, पंजाब का भी जा सकता है। और फिर उसके बाद गुजरात की पुलिस आएगी, गुजरात के आईएएस अफसर आएंगे, यूपी के आएंगे, फिर वो साफा बांध बांध के वह हिंदू मुसलमान कराया जाएगा। और दीदी एक चीज का और ध्यान रखिएगा, कोई दंगा ना हो जाए इलेक्शन के पहले, हिंदू मुसलमान नैरेटिव को फैलाने के लिए दंगा भी करा सकते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं ममता दीदी, गलतफहमी मत रहिए, अखिलेश यादव गलतफहमी, बार बार चेतावनी दे रहा हूं। आप लोग इलेक्शन हारेंगे और उसके बाद वैसे ही आपका मजाक उड़ाया जाएगा जैसे तेजस्वी यादव को उड़ाया जा रहा है, और जैसे उसके परिवार को तोड़ दिया गया है, भाई 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 बहन को लड़ा दिया गया है। ये आपके घर में भी होगा, आपके घर में भी होगा, लोग बिकेंगे, आपके परिवार के लोग बिकेंगे। मैं नहीं कह रहा हूं कि बिहार में कोई बिका है, मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन लोग बिकेंगे और आप इलेक्शन हारेंगे। इसलिए यह सवाल टीएमसी का नहीं है, यह अखिलेश यादव का नहीं है, यह स्टालिन का नहीं है। यह आंदोलन एक गांधीवादी अहिंसात्मक आंदोलन तब तक खत्म नहीं होना चाहिए जब तक हमारे देश का लोकतंत्र संविधान बच न जाए। ज्ञानेश कुमार गुप्ता को छूट नहीं दी जा सकती हमारे देश के लोकतंत्र संविधान को लूटे। एक प्रश्न का जवाब नहीं दे रहे, एक प्रश्न का जवाब नहीं दे रहे हैं, सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं, राहुल गांधी पे आरोप लगा रहे हैं, एफिडेविट दो, एफिडेविट दो। अरे यार, कंप्लेंट आपके पास आ गई, एफिडेविट की क्या जरूरत है? कंप्लेंट आ गई ना, कंप्लेंट उसने कर दी ना, प्रूफ्स के साथ कंप्लेंट कर दी ना, इंक्वायरी कराओ। इंक्वायरी में सही पाओ या गलत, इंक्वायरी नहीं कराई। सुप्रीम कोर्ट ने तो अब, माननीय सुप्रीम कोर्ट, मोदी जी को एक और छूट दे दी। अब तो लोकतंत्र की हत्या समझ हो गई। अब जितने भी प्रदेश हैं जो अपोजिशन रूल्ड हैं, जहां पे सेंटर द्वारा नियुक्त गवर्नर्स बैठे हुए हैं, जनहित में वहां की सरकारें कोई भी कोई भी बिल पास करा दे असेंबली से, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे पंजाब हो, या वेस्ट बंगाल हो, तेलंगाना हो, कर्नाटका हो, कोई भी आप बिल पास करा लीजिए, गवर्नर जब उसको रोक देगा, और कोई, अब तो माननीय सुप्रीम कोर्ट कहता है कोई लिमिट नहीं है, जब तक चाहे रोक सकते हैं। 5 साल तक रोकेंगे जब तक आपकी सरकार नहीं चली जाएगी, और जब सरकार काम नहीं कर पाएगी तो ये होगा बीजेपी की सरकार आएगी, और उसके बाद गवर्नर साहब एक दिन में दस्तखत कर देंगे, जैसे दिल्ली में हो रहा है। केजरीवाल साहब जब तक थे, रोज गवर्नर उनकी फाइल रोकते थे, और गवर्नर साहब इंपॉर्टेंट थे। आज के दिन गवर्नर साहब कहीं दिखाई नहीं पड़ते, क्योंकि गवर्नर साहब का रोल खत्म हो गया, उन्होंने अरविंद केजरीवाल को रद्दी में फेंक दिया। अरविंद केजरीवाल हो या प्रशांत किशोर हो, जो भी अलग लड़ने की लड़ाई बात करेगा, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे प्रशांत किशोर हो, चाहे कोई भी हो, वो भारतीय जनता पार्टी का दलाल माना जाएगा। और चाहे ममता दीदी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे तेजस्वी यादव हैं, ये लड़ाई कांग्रेस की नहीं है, और कांग्रेस को इसकी लड़ाई कांग्रेस की बनाना भी नहीं चाहिए, इसको जनता की लड़ाई बनाना चाहिए। जनता आएगी, हमें कांग्रेस से कुछ लेना देना नहीं है। और तेजस्वी यादव हो, सबको 10-10, 15-15 लाख लोग भेजने चाहिए, बिल्कुल अहिंसात्मक गांधीवादी आंदोलन। फिर देखते हैं क्या होता है, कितने लोगों को मारते हैं, कितने सीने छलनी होते हैं, कितने लोग को श्रद्धांजलि देनी होती है, किस किस के नाम उसके अंदर शामिल होते हैं। लेकिन इस भारत माता के लोकतंत्र संविधान को बचाने के लिए शहादत तो देनी होगी, बलिदान तो देना होगा। हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया है, हम भी बलिदान देने को तैयार हैं, लेकिन तानाशाही नहीं आने देंगे इस देश के अंदर। और जैसे ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी बिहेव कर रहे हैं, और जिस प्रकार से नए नए नियम पारित हो रहे हैं और कानून पास हो रहे हैं, और जिस प्रकार से माननीय
कानून को बदल रहे हैं और अपने कदमों को वापस ले रहे हैं, उससे लगता है। और जिस प्रकार से अमेरिका रुख बदल रहा है, और अगर ट्रेड डील हो गई, लेकिन होगा क्या? ट्रेड डील हो जाएगी, दुग्ध उत्पादक बर्बाद हो जाएंगे, लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार हो। अब कपास की क्या स्थिति है आज के तारीख में? महाराष्ट्र के कपास से वालों से आप पूछ के पता चलाइए, अपने महाराष्ट्र की टीम से कहिए, जरा फीडबैक ले, महाराष्ट्र के कपास की क्या स्थिति है। अमेरिका से कपास आ गया है, सब बर्बाद हो गए हैं। अभी तो दूध वाले बर्बाद होंगे एक एक। लेकिन इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी, फिर कहेंगे हम इलेक्शन जीत गए। 55 हार गए राहुल गांधी, 85 बार हार गए, इसलिए जनता हमारे साथ है। अरे जनता जागृत हो जाए। आज विक्रांत भूरिया का एक मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, जो मध्य प्रदेश के आदिवासी नेता हैं, कांतिलाल भूरिया के लड़के विधायक हैं। आदिवासियों को, जमीनों को जैसे हड़पा जा रहा है और आदिवासियों के अस्तित्व को खत्म किया जा रहा है। ये हम लोग अगर समझेंगे, ये आदिवासियों की लड़ाई है, ये दलितों की लड़ाई है, ये मुसलमानों की लड़ाई है, ये फलाने की लड़ाई है। अरे भैया, ये सामूहिक लड़ाई है। घर में सबके हमारे घर तक आग पहुंचेगी। ये देश को बचाने की लड़ाई है, देश के लोकतंत्र संविधान को बचाने की लड़ाई है। ये बाबा साहब अंबेडकर या महात्मा गांधी का देश बनेगा या गोडसे और सावरकर का देश बनेगा, इस निर्णय की लड़ाई है। बिल्कुल सर, और इसीलिए आप देखिए कि पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और लगातार एसआईआर भी जारी है और उसका विरोध भी जारी है। जो टीएमसी है वो उसका विरोध करते हुए कह रही है कि जो बीएलओज हैं उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, लगातार आत्महत्याओं का सिलसिला जारी है और चुनाव आयोग मान नहीं रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसको लेकर के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को एक पत्र लिखा है, ना ही चुनाव आयोग को लिखा है, बल्कि सीधे उन्होंने ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखा है और उन्होंने पत्र में एसआईआर को तुरंत रोकने की मांग की है और एसआईआर को खतरनाक, बिना प्लान वाला और अमानवीय बताया है। उनकी चिट्ठी में क्या कुछ जिक्र है वो मैं दिखाना चाहूंगी, क्योंकि चिट्ठी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है ऐसे समय में जब केवल पंजाब से ही नहीं बल्कि तमाम राज्यों से आत्महत्याओं की खबरें सामने आ रही हैं। तो उन्होंने चिट्ठी में क्या लिखा हुआ है उसको लेकर के मैं खबर दिखाना चाहूंगी। खबर देखिए, लिखा हुआ है कि टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने पत्र में लिखा कि 3 महीने में जो काम पहले 3 साल में होता था, उसे जबरदस्ती थोपने से पूरा सिस्टम चरमरा गया है। बीएलओ, बूथ लेवल ऑफिसर पर इतना बोझ डाला जा रहा है कि वो इंसानी हद से ज्यादा काम कर रहे हैं। ट्रेनिंग नहीं दी गई, सर्वर बार बार फेल हो रहा है, ऑनलाइन फॉर्म भरने में दिक्कत है और टाइमलाइन नामुमकिन है। मुख्यमंत्री ने सबसे दुखद उदाहरण दिया कि जलपाईगुड़ी के माल इलाके में एक आंगनवाड़ी वर्कर ने एसआईआर के भारी दबाव में आत्महत्या कर ली। इसके बाद से कई और लोगों की जान जा चुकी है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ कागजी काम नहीं, लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ है। ममता ने बताया कि अभी बंगाल में धान की कटाई और आलू की बुआई का पीक सीजन चल रहा है। लाखों किसान मजदूर खेतों में लगे हैं, वो घर बैठकर फॉर्म कैसे भरे? ऊपर से बीएलओ को धमकियां मिल रही हैं, कारण बताओ नोटिस थमा दिए जा रहे हैं। पत्र में ममता बनर्जी ने साफ कहा कि ये प्रक्रिया हमारे लोकतंत्र की नींव को हिला रही है। गलत या अधूरी एंट्री के डर से लाखों असली वोटरों के नाम कट सकते हैं। बीएलओ और आम लोगों पर जो दबाव डाला जा रहा है वो बर्दाश्त से बाहर है। आगे वो कहते हैं, अंत में ममता बनर्जी ने अपील की कि तुरंत ये प्रक्रिया रोकी जाए, सही ट्रेनिंग और सपोर्ट दिया जाए, टाइमलाइन बढ़ाई जाए और पूरी प्रक्रिया की फिर से समीक्षा की जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर अभी भी नहीं सुधरा गया तो फिर नतीजे बहुत भयानक होंगे और लोकतंत्र की साख को ठेस पहुंचेगी। राज्य में पहले से ही इस रिवीजन को लेकर तनाव है और कई जगह लोग विरोध कर रहे हैं। इससे पहले बुधवार को सीएम ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके दावा किया था कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दबाव में एक आंगनवाड़ी वर्कर सह बूथ लेवल ऑफिसर ने खुदकुशी कर ली। तो सर, ये आप देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में पिछले कई दिनों से अलग अलग तरह से खबरें आ रही है। तृणमूल कांग्रेस बाकायदा ऐसे कई लिस्ट शेयर कर रहा है जिसमें वो दावा कर रहा है कि कई लोगों ने आत्महत्या कर ली एसआईआर की वजह से। और केवल पश्चिम बंगाल में ही नहीं, केरल, राजस्थान से भी ऐसी खबरें आई हैं जहां पर बीएलओ सरकारी कर्मचारियों ने अपनी जान दे दी, क्योंकि वो इतना प्रेशर झेल नहीं पा रहे थे, उनके ऊपर इतना प्रेशर डाला गया काम का। और ममता बनर्जी ने ये लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी चुनाव आयोग को नहीं बल्कि बाकायदा उन्होंने ज्ञानेश कुमार के नाम ये चिट्ठी लिखी है, जिससे अब समझ आता है कि मामले की गंभीरता क्या है। और जितनी चीजें उन्होंने चिट्ठी में लिखी आपने भी पढ़ी सर और हमने दर्शकों को भी बताया, क्या इसमें कुछ भी गलत नजर आता है? क्योंकि मुझे तो लगता है कि हर एक चीज इसमें सही लिखी हुई है, चाहे वो आत्महत्या की बात हो, चाहे वो प्रेशर डालने की बात हो, चाहे वो किसानों की बात हो कि वो इस समय पर अपने खेतों में व्यस्त है तो वो कैसे एसआईआर फॉर्म भरेंगे।
देखो निधि, इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं है, गलत कुछ नहीं लिखा है, लेकिन इसका फायदा क्या है? जो आज ममता दीदी कह रही हैं कि वहां फसल की कटाई का मौसम है, क्या बिहार में नहीं कहा गया था कि बाढ़ का है समय? और बाढ़ में जो है लोग डूबे हुए हैं, ऐसे कागज कहां से देंगे? कोई अंतर पड़ा क्या चुनाव आयोग पे? भाई जब चुनाव आयोग ने निर्णय ले लिया है कि उनको जिताना है भारतीय जनता पार्टी को, तो वेस्ट बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। दीदी आप जस्टिफिकेशन देती रहिएगा, रोती रहिएगा, कोई आपके साथ खड़ा नहीं होगा, और गोदी मीडिया जस्टिफाई कर देगा आपकी हार को। राजस्थान के अंदर एक मुस्लिम डोमिनेटेड गांव के अंदर 4-5 लोगों ने एक बीएलए को काउंटर किया और बीएलओ से कहा कि इनका नाम अब ऐड कीजिए। बीएलओ कहती है कि मैंने तो इनका नाम परिवार का नाम काट दिया। उन्होंने कहा ये आपने परिवार का नाम कैसे काट दिया? कहने लगे ये हमसे फॉर्म लेने नहीं आया इसलिए काट दिया। अरे उन्होंने कहा कि जब डेडलाइन अभी खत्म नहीं हुई है, 1 महीने का टाइम दिया गया है, वो टाइम ही नहीं खत्म हुआ है, तो अभी आप नाम कैसे काट सकती हैं? पहली बात। दूसरी बात, चुनाव आयोग का आदेश है कि आप घर घर जाके फॉर्म बांटेंगे, तो ये आपसे लेने क्यों फॉर्म आए? और अब वो कह रहे हैं कि अब हमने कहा कि इनका नाम ऐड कर लीजिए, तो बीएलओ कह रही है कि हम नाम ऐड नहीं करेंगे, हमने तो नाम काट दिया, जो करना है अगले स्तर पे कीजिएगा, जब जनवरी में लिस्ट फाइनल होगी उसके बाद अपना नाम ऐड। तो जब इस प्रकार से खुला खेल फर्रुखाबादी हो रहा है और बीएलओ उसका निर्देश है, अच्छा डिलीशन रोक देंगी दीदी आप, एडिशन कैसे रोक देंगी? अगर आज मान लीजिए बिहार के, पहले भी मैंने कहा, 10-15 लाख लोगों ने अपना नाम कटवा के और बंगाल के अंदर जो मार्जिनल सीट्स हैं उसमें जुड़वा लिया होगा, और फिर चुनाव आयोग कानून का सहारा लेगा कि कानून के हिसाब से ऐसा हो सकता है, और उसके लिए ये भी नहीं पूछेगा राकेश सिन्हा से, भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आप प्रोफेसर हैं और आपने वहां क्लासेस की हैं, तो आपने कैसे जस्टिफाई किया कि आप पटना के अंदर 6 महीने से, बेगूसराय के अंदर 6 महीने से निवास कर रहे थे, इसलिए आपने वोटर आईडी कार्ड वहां या दिल्ली में वोट किया, फिर वहां जाके वोट किया? तो ये बंगाल के अंदर अगर 10-15 लाख वोट ऐड हो जाएंगे, तो दीदी आप कैसे इलेक्शन जीतेंगी? ब्राजीलियन मॉडल फ्रॉम न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, आगे अगर 15-15, 20 वोट डाल देंगी और एक एक आदमी वो पपीते के पत्ते से काला निशान मिटा के अगर वोट डालेगा, तो उसके बाद आप कैसे इलेक्शन जीतेंगी? फिर आपके लेटर का वैल्यू क्या है? तो ये लेटर, ये वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, ट्वीट, इनका कोई मतलब नहीं है। देखिए सीधी सी बात, या तो दीदी आपको देश के लोकतंत्र को बचाने की चाहत है या नहीं है। अगर आपकी बीजेपी से कोई अंडरस्टैंडिंग हो गई है तो बता दीजिए। अखिलेश यादव, अगर आपकी कोई बीजेपी से अंडरस्टैंडिंग हो गई है तो बता दीजिए। लेकिन अगर आप निर्णायक देश के लोकतंत्र संविधान को बचाना चाहते हैं, तो जो भी डेट डिसाइड होती है, राहुल गांधी जो भी कार्यक्रम करते हैं उसमें सहयोग कीजिए, अपने लोगों को भेजिए और जनता के माध्यम से एक ऐसा असहयोग गांधीवादी अहिंसात्मक आंदोलन शुरू कीजिए। और यह आंदोलन तब तक नहीं खत्म होना चाहिए जब तक मेरे देश का लोकतंत्र संविधान बच ना जाए। ये गुंडागर्दी, ये लूट, ये खसोट, ये चोरी, ये डकैती, ये देश अगर सहन करेगा तो अगली जनरेशंस भोगेंगी। और इसीलिए बार बार चेतावनी दे रहा है ये वृद्ध आदमी, लोग झेल नहीं पाएंगे। हमें तो बहुत दिन नहीं बचे हैं, अगली जनरेशन झेल नहीं पाएगी। अभी तो आनंद आ रहा है उनको, पहले मुसलमान पिट रहे थे, फिर आदिवासी पिट रहे थे, फिर मणिपुर में क्रिश्चियन पिट रहे थे, फिर द्रविड़ पिट रहे थे, फिर पेरियार को मानने वाले पिट रहे थे, फिर अम्बेडकराइट पिट रहे थे। अब सब पिटेंगे, एक एक करके सब पिटेंगे। एक परिवार हैं हम 142 करोड़ लोग, या तो अपने को सब परिवार समझो और परिवार के हर समाज के लोगों के प्रति सद्भावना रखो, वरना सब बर्बाद हो जाओगे। साहब तो यात्रा में निकल लिए, अब ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी को कुछ करना नहीं, क्योंकि जिस दिन उन्होंने एक सही चुनाव करा दिया और भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई, उसके बाद इमेजिन करते होंगे ना ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी, उनको भी सपनों में आता होगा अगर सरकार बदल गई तो सरकार नहीं बदलने देंगे। तो दीदी ये नौटंकी मत करो, या तो निर्णायक लड़ाई करो, राहुल को साथ देके लड़ो, अखिलेश, स्टालिन, सब लोग साथ आ जाओ, वरना फिर देश को बर्बाद करने की जितनी जिम्मेदारी भाजपा की होगी उतनी तुम लोगों की भी होगी।
बिल्कुल सर, आपने सही कहा कि चुनाव आयोग जिस तरीके से भाजपा के लिए बैटिंग कर रहा है और ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया। ऐसा देश के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ कि चुनाव आचार संहिता का खुलेआम इस तरीके से उल्लंघन हो रहा हो कि लोगों के खातों में पैसा आ रहा हो तब जब 2 दिन बाद वोटिंग होनी हो। तो ये पहली बार बिहार में देखा गया और अगर यही परंपरा रही तो फिर विपक्षी पार्टियों का तो खात्मा ही हो जाएगा। फिर तो एक देश, एक पार्टी, एक सरकार होगी। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भाजपा ही भाजपा नज़र आएगी और अगर इससे बचना है तो जैसा कि आपने कहा बिल्कुल वही करने की ज़रूरत है विपक्षी पार्टियों को। उम्मीद है कि वो समझेंगे और आगे इस तरीके की चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपका आज की चर्चा के लिए। तो आप देख रहे थे आज की चर्चा, कैसी लगी आपको? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और जॉइन भी करें। नमस्कार।